हेलो गुड मॉर्निंग। आज फिर से कक्षा 12 चैप्टर संख्या फर्स्ट पार्ट थर्ड लेकर गए। तो आज हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे पराग कण की। इससे पहले हमने लघु बीजाणुधानी पढ़ ली थी। लघु बीजाणुधानी में हमने पढ़ा था लघु बीजाणुधानी कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, कितने परतें पाई जाती है, उसके कितने भाग होते हैं। लघु बीजाणुधानी को दो भागों में बांटा गया था, परागकोश भित्ति और बीजाणुजन उत्तक। बीजाणुजन उत्तक के अंदर बीजाणु मात्र कोशिकाएं थी और बीजाणु मात्र कोशिकाएं लघु बीजाणु का निर्माण कर रही थी। एक लघु बीजाणुधानी के अंदर 4 लघु बीजाणु थे जो आपस में केलोस शर्करा द्वारा जुड़े हुए थे और उस केलोस शर्करा को टेपिटम से स्रावित होने वाला केलेज एंजाइम अपघटित कर रहा था। उसके बाद उनकी जो बनी संरचना है वो परागकण कहला रही थी। उसी के आगे आज हम लेकर आए हैं परागकण की संरचना। पहली बात, परागकण की जो संरचना होती है वो गोलाकार होती है, केंद्र की होती है और द्विस्तरीय होती है। ये परागकण की संरचना है, गोल है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, रिक्तिका भी पाई जाती है। इसके अंदर 3 भाग होते हैं। परागकण की संरचना में 3 भाग होते हैं। एक होता है बाह्यचोल जो बाहर की परत होती है, एक होता है अंतःचोल जो आंतरिक परत होती है, और एक अंतःचोल के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। तो यहां पर जो ये वाली संरचना है, ये वाली संरचना कहलाती है रिक्तिका। अंदर का जो ये पार्ट दे रखा है मैंने, ये वाला, ये कहलाएगा अंतःचोल, और जो भी लिक्विड भरा हुआ है वो कहलाता है कोशिका द्रव्य, और इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। तथा जो ये संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये संरचना होती है जनन छिद्र। इस संपूर्ण पर जो ये आवरण है, बाहरी आवरण है, बाह्यचोल के ऊपर भी आवरण पाया जाता है, वो आवरण स्पोरोपोलेनिन का होता है और अंदर वाला सेलुलोज का होता है। अभी हमें पढ़ेंगे बाह्यचोल और अंतःचोल क्या है। बाह्य आवरण को बाह्यचोल कहते हैं, अंत आवरण को अंतःचोल कहते हैं। तो ये सामान्य संरचना थी। इनका प्रत्येक ये वाला भाग बाह्यचोल, अंतःचोल, अभी इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। जो सबसे बड़ा परागकण होता है वो जोस्टेरा पादप है, जो समुद्री घास होता है, और इसका लगभग व्यास है वो 2500 mm तक होता है। और सबसे छोटा जो परागकण होता है वो फॉरगेट मी नॉट का होता है। इसका व्यास लगभग 2.5 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। सबसे बड़ा एकल पुष्प पाया जाता है वो रेफ्लिशिया नाल्डी होता है। सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया ग्लोबासा, और सबसे बड़ा पादप होता है वो होता है सिकोया सेम्परविरिनस। और सबसे छोटा पादप यहां पे, जिसका ये जरूरी नहीं है कि जो सबसे छोटा पादप हो उसका पुष्प सबसे छोटा है, तो बड़ा पादप होगा तो उसका पुष्प भी बड़ा होगा। यहां पर देखिएगा पुष्प रेफ्लिशिया का बड़ा है, लेकिन परागकण जोस्टेरा का बड़ा है। तो ये सामान्य जानकारी थी। अब इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बाह्यचोल क्या होता है, अंतःचोल क्या होता है, इनका सबसे विस्तृत अध्ययन आगे करते हैं। परागकण का पहला जो भाग आ रहा है वो है बाह्यचोल। अब बाह्यचोल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बाद में अंतःचोल के बारे में। बाह्यचोल क्या होगा, यह मोटा, कठोर व अलंकृत होता है। जैसे मान लेते हैं ये संरचना है आंतरिक अंतःचोल, तो यहां पर इसको संरचना को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये लो, ये संरचना। अब यहां पर ये लो, ये आ गई परागकण की संरचना। परागकण की जो ये संरचना है, ये उसका पाया जाएगा बाह्य आवरण। बाह्य आवरण जिसको एनाइन बोलते हैं। बाह्य आवरण को क्या बोलते हैं, एनाइन। बाह्य आवरण को बोलते हैं एनाइन। अब इसका जो निर्माण होता है वो क्यूटीन पदार्थों से होता है। बाह्य आवरण का निर्माण किससे होगा, क्यूटीन पदार्थों से। इस पर स्पोरोपोलेनिन की जो ये वाला पार्ट ये दिखाई दे रहा है, ये पदार्थ कहलाता है स्पोरोपोलेनिन। और यहां से बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है स्पोरोपोलेनिन। तो ये मैं बता दूं आपको, स्पोरोपोलेनिन सबसे कठोर पदार्थ है और प्रकृति में कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो इसका अपघटन कर सके, इसीलिए इसका अपघटन नहीं होता है, इसीलिए यह जीवाश्म के रूप में भी रह सकता है या रहता है। जीवाश्म के रूप में, जीवाश्म के रूप में जीवित रहता है। तो बाह्य आवरण था जीवाश्म के रूप में। अब एक चीज और देखिएगा, यहां पर मान लेते हैं, ये देखो ये वाली संरचना है स्पोरोपोलेनिन की, यहां तक आ गई, ये यहां तक आ गई, फिर ये यहां तक
यहां तक। अब ये बीच की जो ये वाली संरचना बच गई है, ये वाली, यहां पर स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं हो रहा है, या यहां पर मान लेते स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं है। जहां जहां स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं होगा, जैसे यहां तक, तो ये वाले जनन छिद्र कहलाएंगे, जनन छिद्र। जहां जहां स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं है वो क्या कहलाएंगे, जनन छिद्र। और इन जनन छिद्र से पराग नलिका, जो परागकण का जब अंकुरण होगा तो वहां से पराग नलिका निकलेगी। हमने पढ़ा था पहले भी कि ये वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका की संरचना है, तो यहां पर परागकण आ रहा है, तो परागकण से जो भी पराग नलिका निकलेगी वह इसी जनन छिद्र से होकर के निकलेगी। अब यहां पे आपके सामने पूरा का पूरा विवरण दे चुका हूं। तो बाह्यचोल क्या होगा, फिर से बार रिपीट कर लेते हैं। बाह्यचोल मोटा और कठोर होता है, क्यूटिन पदार्थ का बना होता है, इसके चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है। स्पोरोपोलेनिन अनअपघटनीय पदार्थ है, जो जिसका अपघटन नहीं होता प्रकृति में किसी भी एंजाइम से, और साथ में इनका अपघटन नहीं हो रहा है, इसी वजह से इसको जीवाश्म के रूप में भी ये जीवित रहते हैं। और जहां जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाएगा वहां पर जो संरचना बनेगी उसको जनन छिद्र कहेंगे। जनन छिद्र से क्या निकलती है, पराग नलिका। और पराग नलिका कब निकली, जब परागकण का अंकुरण होगा। और परागकण कहां से हमने प्राप्त किया था, लघु बीजाणुधानी से। लघु बीजाणुधानी में अंत में जब केलोज शर्करा का केलेज एंजाइम ने अपघटन कर दिया था, उसके बाद उसकी जो निर्माण हुआ था वो क्या था, परागकण। अब इससे आगे चलते हैं इसके अंतःचोल पर। तो अंतःचोल क्या होगा, अगला भाग अंतःचोल, परागकण का सेकंड जो पार्ट है, या इसका परागकण का संरचना का सेकंड भाग है वो है अंतःचोल। अब दूसरा भाग में अंतःचोल क्या होगा। पहली बात तो ये जो बाह्यचोल पाया जाता है वो स्पोरोपोलेनिन का था, तो अंतःचोल ये वाला जो पार्ट है वो पाया जाता है पेक्टिन और सेल्यूलोज। किसका बना होता है, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज। तो ये क्या बना लेता है, पेक्टोसेल्यूलोज। पेक्टोसेल्यूलोज। तो जो आवरण पाया जाएगा वो किसका होगा, पेक्टोसेल्यूलोज का होगा। यह आर्द्रता ग्रही प्रकृति के होने के कारण, कौन, पेक्टोसेल्यूलोज। और ये जो पार्ट है अंतःचोल, पश्चात जनन छिद्रों से नलिका के समान संरचना। अब जो अभी मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताई थी, यहां से एक नलिका के समान संरचना निकलती है जो क्या कहलाएगी, पराग नली। ये था अंतःचोल। तो हमने बाह्यचोल पढ़ा, बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ था, अंतःचोल पेक्टिन व सेल्यूलोज का बना हुआ है, पेक्टोसेल्यूलोज का बना हुआ है। और यहीं से क्या निकलती है, इस आवरण से क्या निकलेगी, पराग नलिका। उसके बाद बात करते हैं कोशिका द्रव्य। तो मैंने ये वाला पार्ट देखो, इसका ये वाला पार्ट, ये अंदर पाया जाएगा कोशिका द्रव्य। यहां पर एक पाई जाती है बड़ी रिक्तिका, यहां पर होता है केंद्रक, अगुणित केंद्रक होता है, अगुणित केंद्रक। अब इस भाग में जो अगुणित केंद्र और तरल पदार्थ पाया जाता है वो भाग कहलाता है कोशिका द्रव्य। एक चीज और साथ में याद रखना है, चिम्नोपोडियम और पार्थेनियम जो पादप है और इनके जो परागकण है वो मानव के अंदर क्या उत्पन्न करेंगे, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन भी पुटअप कर लिया जाता है यहां से कि पराग एलर्जी क्या है। तो जो पराग कणों से उत्पन्न एलर्जी है वो पराग एलर्जी होगी। तो कौन कौन से पादप हो जाएंगे, चिम्नोपोडियम और पार्थेनियम। ये पादप क्या करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं मनुष्य के अंदर। आगे पढ़ते हैं, पराग से क्या क्या उत्पाद होगा या कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं पराग उत्पाद की। पराग कणों से कौन कौन से उत्पाद का निर्माण किया जाता है। पराग कणों से पराग गोलियां बनाई जाती है जो खिलाड़ियों व धावकों के लिए उपयोगी होती है। किसका निर्माण किया जाएगा, पराग गोलियों का। दूसरा, पराग करीम, जो अन्य भी करीमें आती हैं उन्हीं की तरह त्वचा को मुलायम बनाए रखने के लिए पराग करीम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में कॉस्मेटिक सामान के अंदर भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं परागकण का जीवन काल। तो परागकण का जो जीवन काल है वह जीवन काल उनकी क्षमता, आर्द्रता, तापमान व आनुवांशिक क्षमता पर निर्भर करता है। अब मान लेते हैं जैसे धान्य फसल है, धान्य फसल का जो जीवन काल होगा वो 30 मिनट का होगा
और रोजेसी, सोलेनेसी, फेबेसी कुल के जो पादपों का परागकण का जीवन काल होता है या तो 1 महीना या कई महीनों तक हो सकता है। लेकिन यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पराग बैंक क्या होता है। जिस प्रकार से शुक्राणुओं को द्रवित नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, उसी प्रकार परागकणों को भी जब द्रवित नाइट्रोजन तापमान पर संरक्षित किया जाएगा, तो जो परागकणों का संरक्षण करने की जो ये विधि है वो क्या कहलाएगी? पराग बैंक कहलाएगी। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, जो हमने परागकण के अंदर पढ़ा था। केंद्रक, वह केंद्रक किस प्रकार से डिवीजन करेगा, कैसे जनन कोशिका बनाएगा, कैसे काय कोशिका बनेगा, जनन कोशिका वाला केंद्र कहां रहेगा, काय कोशिका वाला केंद्र कहां रहेगा, इन सब का अध्ययन आगे करते हैं। आगे पढ़ते हैं, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। अब हमने लास्ट तक देख लिया था परागकण के अंदर केंद्रक था, और केंद्रक किस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद में परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहां पर यह केंद्रक और कोशिका वाला पार्ट था, इसके अंदर एक केंद्रिका है और ये क्या है? एक रिक्तिका। केंद्रक के अंदर क्या होगा? समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन होने से केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक भाग ऊपरी भाग हो जाएगा, एक भाग नीचे की तरफ आ जाएगा। जो ऊपरी भाग होगा कायिक कोशिका की तरफ या रिक्तिका की तरफ, वो वाला कहलाएगा कायिक, और एक भाग नीचे की तरफ आ जाएगा, वो कहलाएगा जनन। 2 भागों में डिवाइड होने के बाद केंद्र के चारों ओर का आवरण बनने लगता है और यह 2 कोशिकाओं में बट जाता है। ऊपर वाली कोशिका या ऊपर वाला जो केंद्र कहलाएगा वो काय केंद्रिक कहलाएगा, और नीचे वाला वो कहलाएगा जननिक केंद्रक। और नीचे वाली जो कोशिका है वो कौन सी कोशिका कहलाएगी? जनन कोशिका। तो पहले केंद्रक में समसूत्री विभाजन हुआ, उसके बाद में 2 कोशिकाएं बनी, एक काय कोशिका और एक जनन कोशिका। काय कोशिका ऊपर वाली और जनन कोशिका नीचे वाली। अब इन दोनों के अंदर अंतर देख लेते हैं क्या क्या है। जो काय कोशिका है उसका जो केंद्र कहलाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया ये कायिक कोशिका केंद्र काय केंद्रिक कहलाएगा, और जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका केंद्र कौन सा कहलाएगा? जननिक केंद्रक कहलाएगा। काय कोशिका होती है, अब दोनों कोशिका है, दोनों के अंदर कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी? तो जो काय कोशिका होगी वह बड़ी होगी। काय कोशिका कैसी होती है? बड़ी। और जो जननिक कोशिका होती है वो कैसी होती है? छोटी। अब कोशिका के अंदर जो काय कोशिका होगी उसके अंदर कोशिका द्रव्य वो सघन होता है, जबकि इसमें कोशिका द्रव्य सघन नहीं पाया जाता है। इसमें क्रोमेटिन कम पाए जाते हैं, जबकि जनन कोशिका के अंदर क्रोमेटिन कैसे पाए जाएंगे? अधिक पाए जाएंगे। मतलब अगर हम बात करें इन दोनों कोशिकाओं को, अगर यहां पर अलग अलग कर ले, मान लेते हैं ये एक कोशिका है काय कोशिका और ये है जनन कोशिका, तो काय कोशिका को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं और जनन कोशिका को छोटा बना देते हैं। यहां पर ये वाला, इसके अंदर जो क्रोमेटिन पाए जाएंगे वो कैसे पाए जाते हैं? अधिक पाए जाएंगे क्रोमेटिन। जो केंद्र की बात बता रहा हूं, ये केंद्रक की, केंद्रक केंद्र के अंदर जो क्रोमेटिन है वो क्या पाए जाएंगे? अधिक। इसके अंदर क्रोमेटिन कम पाए जाते हैं। केंद्रक का जो आकार होता है वो अनियमित होता है, जबकि इनका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? तर्कुरूपी, इस प्रकार से। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है। जो पुष्प का नर जनन भाग था वहां तक। अब आगे का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है मादा जनन भाग, जो हमने पढ़ा था स्त्री केसर, और स्त्री केसर किसका भाग होता है? जायांग का। तो आगे हम पढ़ेंगे जायांग। आगे अध्ययन करते हैं जायांग, स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी तथा भ्रूण कोष। ये मैंने पूरी हेडिंग सभी के लिए लिखा है, इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहला जायांग। जायांग क्या है? पुष्प का मादा जनन भाग। और जायांग की इकाई क्या कहलाती है? स्त्री केसर। स्त्री केसर का दूसरा नाम क्या है? अंडप। स्त्री केसर को और क्या कहते हैं? अंडप। अंडपों की संख्या के आधार पर जो जायांग होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक अंडपी और बहुअंडपी। ये आ गया जायांग या स्त्री केसर। अब बात करते हैं जायांग या स्त्री केसर के अंदर हमने पढ़ा था 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर जो संरचनाएं पाई जा रही है वो संरचना कहलाती है गुरु बीजाणुधानी। अब पढ़ लेते हैं गुरु बीजाणुधानी, और इसी के अंदर इस संपूर्ण संरचना को जो बोला गया वो बीजांड। तो देखिए गुरु बीजाणुधानी के
संरचना इस प्रकार की होती है। अगर हम बात करें एक एक की, तो यहां पर में ये वाला भाग, जो बीच वाला भाग है, बीच वाले भाग में 3 कोशिकाएं ऊपर, एक कोशिका बीच में और 3 कोशिका अंदर पाई गई है। अब देखो जो ऊपरी भाग है, यहां वाला वो भाग है, वो कहलाता है नी भाग, जो बाहरी है ये कहलाएगा नी भाग, जो यहां तक का आ रहा है, सबसे ऊपर वाली भाग कहलाएगा नी भाग। जस्ट उससे नीचे वाला भाग बीजांडकाय। अब जो अंदर कोशिकाएं पाई जा रही है, ये कोशिका कहलाती है प्रतिमुखी कोशिका। कौन सी कोशिका होगी? प्रतिमुखी कोशिका। ये जो कोशिका थी, इसको बोला गया है ध्रुवीय कोशिका, और जो केंद्रक है 2, उनको बोला जाता है ध्रुवीय केंद्रक। क्लियर? उसके पश्चात इसके आवरण पाए जाते हैं, अलग अलग आवरण होते हैं, एक अध्यावरण, द्विअध्यावरण, त्रिअध्यावरण। तो यहां पर जो आवरण पाया गया है, 2 आवरण दिए गए हैं। आवर्तबीजी पादपों में अधिकतर में 2 ही आवरण होते हैं, कई कई में जैसे लीची है, इसमें तीसरा अध्यावरण भी होता है जो खाने योग्य भाग होता है। अब यहाँ पे आंतरिक अध्यावरण आ जाएगा और एक है बाह्य अध्यावरण। ये नीचे वाला जहां पे थोड़ा सा स्पेस बना हुआ है, ये वाला कहलाता है बीजांड द्वार, जहां से बाद में परागनलिका प्रवेश करती है। उसके बाद में ये जो संरचना दिखाई दे रही है थोड़ी सी, यहां पर ये, और ये जो बाहर निकला हुआ संरचना है, ये कहलाएगा तर्करूपी समुच्चय, और यहीं पे पाई जाती है रेफी। रेफी के जस्ट नीचे वाला पार्ट में पाया जाएगा बीजांड ग्रंथ, जो नीचे अंडाशय भाग से जुड़ा रहता है। देखो ये ऊपरी भाग, ये नीचे वाला भाग आ गया। अब यहां पर इसकी ये संरचना पाई जाएगी, वो कहलाएगी हाइलम। अब यहां पर जो ये कोशिका, ये 2 प्रकार की कोशिका है, दोनों साइड वाली कोशिका कहलाती है सहायक कोशिका, और बीच वाली कोशिका कहलाती है अंड कोशिका। तो यहां पर कोशिकाओं की संख्या कितनी हो गई? देखो प्रतिमुखी में कितनी थी? 3 ध्रुवीय कोशिका, 1 अंड कोशिका और सहायक कोशिका 3। तो टोटल जो कोशिका है वो कितनी हो गई? 7। पहले सब केंद्र गिने तो इन सब में 1 1 1, इनमें सब में 1 1 केंद्रक है, तो 6 केंद्रक तो ये हो गए। और ध्रुवीय कोशिका में कितने केंद्रक है? 2 केंद्रक। तो यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल केंद्र कितने हो जाएंगे? 8। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भ्रूण कोष पाया जाता है, ये वाला, इस भाग को क्या बोलेंगे? भ्रूण कोष। ये भ्रूण कोष पाया जाता है, इसके अंदर कितनी कोशिका और कितने केंद्रक होते हैं? तो याद रखना है 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। यहां पर मैं इसको हटा देता हूं एक बार। ये वाली जो संरचना है, ये वाली संरचना क्या कहलाएगी? बीजांड कहलाएगी, जो गुरु बीजाणुदानी की संरचना है। इन्हीं के अंदर बीजावरण, अध्यावरण, सहायक कोशिका, इनका सबका हमने अलग अलग अध्ययन कर लिया है। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या होगी? ऊपरी कोशिकाएं, मध्य कोशिका में ध्रुवीय कोशिकाएं, नीचे क्या हो जाएगी? सहायक कोशिका और अंड कोशिका। आवरण पाए जाते हैं आंतरिक अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण। उसके पश्चात नीचे पाया जाता है इसके बीजांड द्वार, साइड में होती है रेफी। इस तरफ से रेफी से जुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। हाइलम से जस्ट ऊपर वापस अगर हम बात करें भ्रूण कोष में, तो अंड कोशिकाएं आ जाएगी। उसके पश्चात ऊपरी जो भाग कहलाएगा वो नी भाग, निचला जो भाग कहलाएगा वो बीजांड द्वार भाग कहलाएगा। अब हम अध्ययन करते हैं कि गुरु बीजाणुधानी के अंदर किस प्रकार से इनका विकास होता है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, गुरु बीजाणु जनन। आगे चलते हैं गुरु बीजाणु जनन। जिस प्रकार से हमने नर भाग में पढ़ा था कि बीजाणु उत्तक में लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु बनते हैं, उसी प्रकार से यहां पे लघु बीजाणु मात्र कोशिका की जगह क्या पाई जाएगी? गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु जनन कहेंगे किसे? बीजांड में पाए जाने वाले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करेगी? अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री विभाजन करने के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। और ये निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। अभी इस पार्ट को अब देखते हैं। गुरु बीजाणु जनन यहां पे है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो 2n द्विगुणित होती है। इसमें कौन सा विभाजन होगा? ये आपको याद रखना है, अर्धसूत्री विभाजन। क्योंकि पहले अर्धसूत्री होगा और बाद में समसूत्री। किस प्रकार से होगा वो आगे पढ़ेंगे। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 2n द्विगुणित होती है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ और क्या बनेगा? गुरु बीजाणु बनेगा। जिस प्रकार से हमने नर में पढ़ा था लघु बीजाणु। अब बात करते हैं थोड़ा सा इधर, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से निर्मित गुरु बीजाणु में
चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। अब देखो यहां पे जो गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ वह 4 भागों में निर्माण होगा, इस प्रकार से चतुष्क के रूप में। अभी बताएंगे चतुष्क के रूप में निर्माण होता है, उनमें से नीचे से जो बीजाणु द्वार वाला सिर होता है वहां से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जो ऊपर वाला है नी भाग की तरफ वाला है वो एक बीजाणु बचता है जिसको सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली तौर पर देखते हैं डायग्राम की सहायता से। तो ये एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या है, केंद्रक है। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किसका निर्माण करेगी, द्वि। यहां पे अर्धसूत्री होगा तो यहां पर गुरु बीजाणु अर्धसूत्री के अंदर क्या हुआ, पहले अर्धसूत्री हुई, मान ली ए है, इसका अर्धसूत्री विभाजन और फिर इनका अर्धसूत्री। इस प्रकार से पहले गुरु बीजाणु द्वितीयक बना, उसके बाद में बीजाणु चतुष्क बना। यहां से इतना ध्यान रखना है, जो नी भाग वाले जैसे 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का जो चतुष्क में बनाया गया गुरु बीजाणु था वो तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, यहां से नष्ट हो जाते हैं। केवल ऊपर नी भाग वाला ही गुरु बीजाणु क्या रहता है, सक्रिय, और यह क्या कहलाएगा, सक्रिय गुरु बीजाणु कहलाता है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। बीजांड में पाई जाने वाली जो मात्र कोशिकाएं होती है जिसको बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। नर था, नर में लघु और मादा में गुरु। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, और गुरु बीजाणु के निर्माण में कितने गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, 4 चतुष्क के रूप में जुड़े रहते हैं, जिनमें से नीचे से 3 बीजांड द्वार वाले सिरे भाग से नीचे के 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और नी भाग का ऊपर वाला एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो यहां से एक अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 1000 गुरु बीजाणुधानी, या एक गुरु बीजाणु मान लेते हैं, एक गुरु बीजाणुधानी में 1000 गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है तो कितने गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। कोशिका है तो कितने गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, निर्माण होगा। अब देखिए यहां से हमने पढ़ा था कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वह कितने एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कितने का निर्माण करेगी, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। तो यहां पर 1000 है तो ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 4 बराबर टोटल कितने गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी, 4000। अब यही का क्वेश्चन अगर मानो विपरीत कर दिया जाए कि 4000 गुरु बीजाणु बनने के लिए कितनी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी, तो इसका विपरीत आंसर क्या हो जाएगा, 1000 गुरु बीजाणुओं का। वैसे अगर लघु बीजाणु की बात करें तो वो भी थे, उसमें भी 4 चतुष्क ही बन रहे थे, लेकिन यहां पर अभी हम पढ़ रहे हैं कौन से, गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका तो याद रखना है, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी, तो 1000 कितने की करेगी, 4000 की। चलो और दूसरी मान लेते हैं, अगर 650 गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कितने गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी, 700, 500, मतलब जितने भी है तो मल्टीपल में कितने लगाते जाओ, 4, क्योंकि एक कितने का निर्माण कर रही है, 4 का निर्माण कर रही है। तो इस प्रकार से यह टोटल कितने का निर्माण करेगी, समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब आगे मादा युग्मकोद्भिद का विकास या भ्रूण कोश का विकास। तो जस्ट इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उनमें कितने गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था, 4, 1, 2, 3 और 4। इन चारों में कितने नष्ट हो गए थे, 3। तो कितना बचा, 1। तो ये कौन सा कहलाएगा, सक्रिय गुरु बीजाणु, अब इसके अंदर कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री। यहां पर भी याद रखना टोटल समसूत्री विभाजन कितने होंगे, 3। तो पहला समसूत्री मान लेते हैं, यहां पर पहला समसूत्री विभाजन। तो यहां पर
डिवीजन हुआ गुरु बीजाणु में और 2 केंद्रकों का निर्माण हुआ। उसके बाद इनमें डिवीजन हुआ तो 4 का निर्माण हुआ और ये सेकंड और ये है थर्ड। 4 किसका निर्माण करेगी? 8 का। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सामान्य रूप से समझने के लिए। तो यहां पे था ये नष्ट हो गए थे, ये एक गुरु बीजाणु सक्रिय गुरु बीजाणु था, एक था, इनमें समसूत्री विभाजन हुआ, 2 बने, 2 से 4, 4 से 8। अब ये 8 जो संरचनाएं हैं वो संरचनाएं जिनमें से 3 संरचनाएं कहां चली गई? ऊपर, ये हो गई। और मध्य में जो केंद्रक थे, मध्य वाले केंद्रक, वो 2 केंद्रक रह गए मध्य में, 1 केंद्रक और 2 केंद्रक। और बाकी यहां पर ये केंद्रक चला गया, ये केंद्रक, ये केंद्रक, तो यहां पे टोटल केंद्रक हो गए। अब केंद्रक किस अपने चारों तरफ पदार्थ का निक्षेपण करके या पदार्थ का आवरण करके, सॉरी निक्षेपण के आवरण करके कोशिकाओं का निर्माण कर लेगा। तो यहां पर देखिएगा जो केंद्रक है, ये वाली जो संरचना बनी है, ये संरचना कहलाती है भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक या मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद। तो यहां से हमने जस्ट पहले पढ़ा था जो बीजांड की संरचना थी, उसके अंदर इन कोशिकाओं को ये केंद्रक किसमें बदल जाएंगे? कोशिकाओं का निर्माण कर लेंगे। तो इन तीनों कोशिकाओं को क्या नाम दिया था? प्रतिमुखी कोशिका। मध्य की जो केंद्रक थे पहले ने ध्रुवीय केंद्र कहा था और ध्रुवीय केंद्र की वजह से इस कोशिका को क्या कहा गया? ध्रुवीय सेल। यहां पर ये 2 कोशिकाएं हैं, लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली, ये कहलाती है सहायक कोशिका। पहले केंद्रक थे, फिर कोशिका में रूपांतरित सहायक कोशिका। और बीच वाले जो पार्ट जो कोशिका कहलाएगी वो कहलाएगी अंड कोशिका। यहां ये जो संरचना है, ये वाली संरचना कहलाएगी भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण कर रही थी, उनमें से 3 जो नीचे वाले हैं बीजांड द्वारी सीधे वाली, क्योंकि ये वाला भाग तो क्या कहलाता है? नी भाग। ये तीनों क्या हो गए? नष्ट हो गए। उनमें से एक बचा जिसको सक्रिय गुरु बीजाणु बोला, और सक्रिय गुरु बीजाणु समसूत्री विभाजन करेगा कितने? 3। फर्स्ट किया 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 8 और उसके बाद में भ्रूण कोश की संरचना। तो यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अब इससे आगे 1-2 टॉपिक है। क्या टॉपिक है? जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है भ्रूण कोश वाला प्रकार, उसकी जो खोज की थी भ्रूण कोश की, वो किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। कौन से पादप ने की थी? पॉलीगोनम। और इसी वजह से जो इस प्रकार के भ्रूण का नाम क्या रखा गया है? पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश। आगे एक चीज और ध्यान रखनी है, जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश में केवल जो ध्रुवीय कोशिका है वही द्विगुणित होती है। बाकी चाहे वह प्रतिमुखी कोशिका हो, चाहे वह अंड कोशिका हो, चाहे वह सहायक कोशिका हो, सब कैसी होती है? अगुणित। तो ये कौन सी रहेगी? द्विगुणित। ध्रुवीय कोशिका कौन सी रहेगी? द्विगुणित। और अन्य कोशिका रहेगी अगुणित। अब एक और तंतु रूपी समुच्चय का निर्माण। तंतु रूपी समुच्चय का निर्माण कैसे होता है? जो अंड कोशिका के पास पाई जाने वाली सहायक कोशिका, कौन सी कोशिका? सहायक, हेल्पर सेल, सहायक कोशिका से छोटे छोटे रोम जैसी संरचनाएं निकलती है, जो पराग नली को किसमें प्रवेश के लिए निर्देशित करती है? भ्रूण कोश में। और जो भ्रूण कोश में दिशा निर्देश देती है, उन कोशिकाओं का जो समूह होता है, रोम का जो समूह होता है, वो क्या कहलाता है? तंतुरूपी समुच्चय। यहां तक क्लियर। आगे अगली क्लास में देखेंगे हम परागण, स्वपरागण और परपरागण। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।